दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे और आनंदित होंगे। हौसले की तरकश में कोशिश का वो तीर ज़िंदा रख, हार जा चाहे ज़िंदगी में सब कुछ मगर फिर भी जीतने की उम्मीद जीत। कल का ही शेर है, चेंज नहीं हुआ है, माफ़ करिए। ठीक है ना? तो बढ़ते हैं आगे, आज के सेशन की बात करते हैं और आपके साथ आज हम डिस्कस करने वाले हैं 11th ऑफ जनवरी 2022 का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर, जिसमें आज हम ईवीएस के सभी क्वेश्चंस को समझेंगे और जानेंगे और देखेंगे क्या क्या आज हम इन प्रश्नों के साथ करते हैं। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सभी को मेरे प्यार भरा नमस्कार। जो भी साथी जुड़े हैं सभी राधे राधे। गुड मॉर्निंग सुरजीत, गुड मॉर्निंग शशि, सरदार, नायाब, श्रीराम, विनय, मनस्वनी, अभिषेक कुमार, जूही, और प्राची, विभा, अभिषेक, दिया वर्मा, सभी को इलो, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जिनके नाम मैंने लिए हैं उनको भी, जिनके नाम नहीं ले पाए उनको भी दिल से, फेफड़ों से नमस्कार है। और बिना किसी देरी के समय नहीं गवाएंगे और शुरू करेंगे पहला सवाल, क्योंकि आप जान लीजिएगा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आसान भी हैं। समझने की कोशिश करेंगे। एक ईवीएस की शिक्षिका को गतिविधि आयोजित करने के लिए, समूह बनाने के लिए इनमें से निम्न मानदंडों का ध्यान रखना चाहिए। अब इनमें से कौन कौन से स्टैंडर्ड्स को उस टीचर को फॉलो करना चाहिए, ये प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। हमें उम्मीद है कि इस प्रश्न पर बहुत ही आसान तरीके से प्रतिक्रिया होगी। जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर दो भी दोस्तों, और सभी साथियों के साथ शेयर कर दो। और एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना ईवीएस बाय ललित कुमार, जिससे कि सभी लोग को आसानी रहे ढूंढने में और मुझे भी मिल जाए। क्या आप थे तैयार? ठीक है ना? इनमें से कौन सी चीज को मानदंड को पूरा करना चाहिए? पूरी कक्षा में से जितने समूह बना सके बना ले। क्या ये सही बात है कि जितने चाहो? उसने लगा 20 बनाने 20 बना ले, 30 बनाने 30 बना ले, गलत है ना? गलत हो जाएगा। समूहों के बीच सहभागिता एवं प्रतिभागिता क्या था? बिल्कुल सही बात है। आप जब भी समूह का गठन करें उसमें देखिए सहभागिता कितनी, यानी जो उसके टीम आप रख रहे हैं वो कैसा कोऑर्डिनेट करती है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हम जब टीम को बनाते हैं, टीम बनाने का उद्देश्य ही ये होता है कि बालक कोऑर्डिनेशन सीखे, बालक पार्टिसिपेशन सीखे, वो कैसे पार्टिसिपेट करता है। उनके संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार बिल्कुल नहीं, आप उनके संज्ञानात्मक स्तर के आधार पर उन्हें इकट्ठा नहीं करेंगे। आप हर तरह का बच्चा उसमें रखने का प्रयास करेंगे और लिंग के आधार पर बालक और बालिकाओं के समूह अलग समूहीकरण करेंगे। ये लिंग भेद पे आ जाएगा, जेंडर बेस हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपने कहा एकदम सही जवाब पकड़े हैं, तो राइट ऑप्शन बी को लगा दो भाई। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बी इसका सही जवाब होगा। बहुत बढ़िया, बीबी को उड़ा देंगे। सुरजीत तुम बीबी को उड़ाते हो, किस दिन बीबी ना उड़ा दे तुम्हें बड़ा इस बात से दुखी हूं। किस दिन क्लास देख ली ना, उस दिन उल्टा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का अभिन्न घटक है? Which of the following is an integral component of environment education at primary level? Role play, text books, linguistic proficiency, child's environment। यानी रोल प्ले, भूमिका निर्वाह इसको कह सकते हैं आप, पाठ्य पुस्तकें, भाषाई दक्षता, या जो पर्यावरण की आप बात करते बच्चों का वातावरण। तो भाई यहां पर समझ लो, अगर मैं बात करता हूं सबसे इंपॉर्टेंट जो घटक है, कंपोनेंट है, वो रोल प्ले नहीं है। रोल प्ले तो मेथड है, पाठ्य पुस्तकें एक टूल है, टीएलएम में आती है। भाषाई दक्षता बच्चा कैसे ट्रांसफर करता है, बोलता है, वो बाद की बात है। लेकिन सबसे जरूरी है कि बच्चों का वातावरण, मैंने आपको बताया भी है, एनसीएफ के अकॉर्डिंग हमारे प्रोफेसर यशपाल साहब ने एक बात कही है और मैं उसको बहुत बार बोलता हूं कि बच्चों को भाषण देकर नहीं समझाना है, बच्चों को वातावरण देकर समझाना है। ठीक है ना? बच्चों को आप बच्चों को प्रॉपर एनवायरनमेंट दीजिए, वो अपना आप सीखेंगे, अपना आप समझेंगे। और लाइक इतने कम क्यों है भाई? ये लाइक पर क्या कोई कह टूट जाता है कि आप आते लाइक नहीं कर पाते? ऐसी कोई समस्या हो तो मुझे जरूर बताएं। राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी सही प्रश्न का जवाब है। हमारे देश में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? द नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज इन आवर कंट्री 9678। और यहां पर देखो, अब देखो ये है सीटेट की प्रॉब्लम, ये सीटेट की प्रॉब्लम। अब मैं आपको बताऊंगा सीटेट के जो प्रीवियस ईयर का पेपर मैंने इससे पहले वाला पढ़ाया था, आपको याद है, उसमें 8 ऑप्शन नहीं था, है ना? उसमें 8 ऑप्शन नहीं था। ग्रहण लग गया, कोई बात नहीं, ग्रहण को तोड़ेंगे। तो उसमें 8 ऑप्शन नहीं था, लेकिन यहां पर 8 ऑप्शन अवेलेबल है, तो हम यहाँ 8 लगाएंगे। और देखो सीटेट के आंसर बता रहा हूं, वहां पर 8 अवेलेबल नहीं था तो सीटेट नो मान लिया। तो मतलब एक ही पेपर में, एक ही वर्ष के पेपर में दो दो आंसर हैं।
पहले वाले में 9 था, इस वाले में 8 है, लेकिन एक्चुअल में 8 ही संघ शासित प्रदेश हैं। और ये होते क्या है, ये मैंने आपको बताया था। अगर मैं बात करूं यूनियन टेरिटरीज की, मैं बात करूं, हाँ, यूनियन टेरिटरीज की बात करूं, मैं संघ शासित प्रदेशों की बात करूं, तो कुल मिलाकर ऐसे प्रदेश जिनमें सरकार तो उनकी होती है, उन प्रदेशों के चुनाव होते हैं, उनकी सरकार होती है, लेकिन वहां जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं वो सब सेंट्रल के चलते हैं, यानी केंद्र के चलते हैं। उसको इसलिए केंद्र प्रशासित प्रदेश कहते हैं। और वहां पर जो उपराज्यपाल होते हैं उनकी कहानी चलती है, और राज्यपाल की सरकार चलती है। और वो, आप जानते हैं राज्यपाल को मनोनीत कौन करता है, राष्ट्रपति करता है ना, जो उपराज्यपाल होते हैं। तो इसलिए यहां पर एक प्रॉब्लम है। तो कौन कौन से हैं, तो भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं इस समय में। लेकिन पहले भारत में 29 राज्य और 9 प्रदेश हुआ करते थे। अब 29 राज्य में जब आप कश्मीर में 370 हटाया हमने, और उसमें 35 हटाने के बाद भारत में 29 राज्य बन गए और 7 जो है केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन भारत सरकार ने अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35 को हटाकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। अब 2 और बन गए, तो दादर नागर हवेली और दमन दीव को एक करने की घोषणा की गई 2019 में। तो 26 जनवरी 2020 को दादरा नगर और हवेली को और दमन दीव को एक नया केंद्र प्रशासित देश बनाया गया। इसलिए कुल मिलाकर संख्या अब पहले 29 और 9 थी, अब वो 28 और 8 है। तो देख सकते हैं ना, तो पहले अंडमान निकोबार और दमन दीव ये दोनों एक हुआ करते थे, है ना, ये एक था, चंडीगढ़ था। दमन दीव और दादरा नगर हवेली इन दोनों को अब एक कर दिया गया, जिसको काट करके लद्दाख कर दिया गया, और लक्षद्वीप और पांडुचेरी, क्योंकि जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को अलग अलग कर दिया। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि पहले 29 नौ थे, मैं एक कम हो गए दोनों, बस इतना समझ लो। तो आगे बढ़ते हैं एक और सवाल की। प्रणाम मधु जी, नमस्कार। और एक और सवाल आपके स्क्रीन पर, ओके, क्या खूबसूरत सवाल मिला है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अर्थवॉर्म्स। केंचुओं के बारे में नीचे दी गई जानकारी पर विचार कीजिए। अब देखो, केंचुओं के बारे में चौथी 5वीं बार प्रश्न आया है, समझ लीजिएगा, ये कम से कम चौथा 5वां प्रश्न केंचुओं के बारे में। केंचुए खेत में छेद बनाते हैं जो वायु और जल की मृदा तक पहुंचाने के लिए अपना रास्ता आसान करते हैं। सही बात है। केंचुए खेत में जमीन बनाकर बनाकर जमीन को पोली बनाते हैं, मतलब मुलायम बनाते हैं, भुरभुरी बनाते हैं। एकदम सही बात है। केंचुए मुख्य फसल को खरपतवार से बचाते हैं। तो क्या केंचुए फसल को खरपतवार से बचाते हैं, इसको देख लेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, केंचुए खरपतवार से कभी नहीं बचाते, क्योंकि खरपतवार से उनसे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि केंचुए का जो भोजन होता है वो गिरी हुई पत्तियां, टूटे हुए पौधों की टहनियां, पत्ते, वो होता है। वो खरपतवार में उन्हें ये मतलब नहीं है क्या उग रहा है खेत में, बस वो उसके लिए एनवायरनमेंट तैयार करते हैं और उनको खाते हैं, जो चीज टूट के नीचे गिर जाती है। केंचुए का मल मृदा को उर्वरक उपजाऊ बनाता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब केंचुए को कुछ मिट्टी को निगलते हैं, वो कुछ खाते हैं, मिट्टी के रूप में बाहर आ जाती है, मिट्टी भी खाते हैं। इसलिए आपको बता दें ऑप्शन कौन कौन से सही होंगे। तो यहां पर हम बता दें, ऑप्शन नंबर सी गलत लग रहा है मुझे, ए बी डी सही है, तो मैं ऑप्शन नंबर डी लगा दूं, जैसे कि मैंने आपको बताया। और केंचुए की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है क्योंकि केंचुए के सवाल बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। तो ध्यान करिएगा, अगर केंचुए के सवाल इतने पूछे गए हैं तो केंचुए के सवाल पर और प्रश्न भी बन सकते हैं ना। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं केंचुए के बारे में। केंचुए की लगभग 7,000 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती, जिनमें 200 प्रजाति केवल अकेले अमेरिका में पाई जाती। केंचुए अपनी त्वचा से सांस लेते हैं, त्वचा से सांस लेता है क्योंकि इसके पास ना तो श्वसन तंत्र होता है और ना ही फेफड़ा होता है। अगर देखा जाए तो यह इनके लिए फायदेमंद है, क्योंकि केंचुआ हमेशा मिट्टी में रहता है और त्वचा से सांस लेने में उसे आसानी होती है। हालांकि इन्हें डूबने का खतरा भी रहता है, इसलिए जमीन के सिर्फ 1.5 फीट तक ही जाते हैं, इसके नीचे नहीं जाते हैं। केंचुए को अंधेरे में रहना पसंद है, इसलिए वो रात को ही बाहर निकलते हैं और दिन में समय के लगभग नीचे रहते हैं, इसलिए नाइट, हाँ, मैंने देखा है, अरे मैंने तो हमारे गांव में बहुत ज्यादा है, तो बहुत देखा। केंचुए का मुंह पतला, पता लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। अब देखो, जैसे केंचुआ आपके देख रहे हैं हाथ में रखा हुआ है, अब इसका मुंह पता लगाना बड़ा मुश्किल है कि ये इसका मुंह है कि इसका मुंह इधर की तरफ है। क्यों? इसका रीजन ये है कि दोनों तरफ चल लेता है ये, और क्योंकि इसका मुंह और पूंछ एक जैसी होती है, दोनों तरफ से चल सकता है, इसलिए पता नहीं लगता कि कौन सा मुंह और कौन सी पूंछ है। कंडीशन क्या है? सबसे बड़े जो केंचुए वो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, 3 फीट का केंचुआ। अरे मैया, 3 फीट! अगर आपके सामने सुबह सुबह 3 फीट का केंचुआ आ जाए तो आप क्या करोगे? अरे मम्मी बचाइए, भाग जाएंगे ना उल्टे। तो यही निकलेगा वर्ड, अरे माँ। तो 3 फीट का केंचुआ, आप समझो सांप से भी मोटा भारी दिखेगा, है ना। तो ये पाया जाता है वहां पर, इसीलिए इस जगह का नाम भी कुछ हम बोलते हैं, गिप्सलैंड में पाया जाता है। इसलिए केंचुओं का घर अगर पूछा जाए कि केंचुओं का घर किसे कहा जाता है, वो ऑस्ट्रेलिया की एक जगह है गिप्सलैंड, उसको कहा जाता है। और कोई कई बार तो अजीब और ये आवाज में निकालते, भयंकर भयंकर, डरा दोगे रात को तुम्हें,
हाँ, रात को डरा भी देंगे भयंकर भयंकर, ठीक है ना। नाइट वॉर्म भी कहते हैं इनको, मधु। इज दैट क्लियर? यदि केंचुए को आधा भाग काट दिया जाए तो ये मरते नहीं, जबकि कटाई से एक नया केंचुआ बन जाता है। अब ऐसा मतलब नहीं कि अब इतनी चोंच तोड़ दो, ले मैं हो गया ब्रह्मा, यहां से तोड़ दे जा, जिंदा हो जा, नया बन जा, ऐसा नहीं है। केंचुए की लेंथ पर डिपेंड करेगा, आप उसको बीच से तोड़ देंगे दो बन जाएंगे, उसकी पूंछ पूंछ तोड़ दोगे इसमें कुछ बचेगा ही नहीं, तो बेचारा कहां बचेगा, ठीक है ना। इसलिए ये तीसरा ऑप्शन था। इज दैट क्लियर नाउ? अब देखो यहां पर थोड़ी सी बात जिन पर क्वेश्चन निकलेंगे। केंचुए सिर्फ गले सड़ फल और सूखे पत्ते खाते हैं, तो इन्हें खरपतवार से कोई मतलब नहीं होता, क्या हो रहा है। केंचुए मिट्टी में नमी बनाने और पोषक तत्वों को स्थानांतरित करने में बहुत मदद करते हैं। इसके अलावा एक पक्षियों का भोजन का भी स्रोत है, क्योंकि जितने भी पक्षियों को लगता है आज डिलीशियस, चलो आज KFC जाना है, आज एक कौवे का मन करा आज KFC जाना, वो KFC जाएगा नहीं, बाबा जी वाले, वो खेत की तरफ निकलेगा, देखा ओ यहाँ है ना, तो यहाँ है KFC, नहीं होगा, ये होगा KAW, ठीक है ना, अर्थवाम, और वहां जाएंगे अपना भोजन करके उड़ जाएंगे। और बहुत जगह मछली पकड़ने के लिए केंचुओं का प्रयोग करते हैं, और केंचुआ हमारे लिए जरूरी है क्योंकि मिट्टी के जहरीले पदार्थों को बाहर निकालते हैं और जमीन को बेहतर बनाते हैं। केंचुआ से जुड़ जा सुनाइए तो हमें शेयर जरूर कर दीजिएगा भाई। बात समझ में आ गई है? तो सांप क्या कछुए खाते हैं? कछुआ कैसे खाते? कानपुर रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की दूरी 432 किलोमीटर है। कोई ट्रेन से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 18/12/2021 को 23:45 प्रस्थान करके 19/12/2021 को 7:45 कानपुर रेलवे स्टेशन पहुंचती है। इस ट्रेन की यात्रा की औसत चाल कितनी है जी? देखेंगे जवाब क्या मिलेगा मुझे। भारत में पोला पोला जनीन से छत निकालते हैं, वही ना। रणविजय, बेसिकली जब खेत में जाओगे तो खेत में मिलते हैं आपको, ठीक है ना। इज दैट क्लियर? ओके। सांप के जैसे होते हैं लेकिन बहुत छोटे होते हैं, सांप जैसे सांप के बच्चे होते हैं इस तरह से। और राइट ऑप्शन देखेंगे क्या मिलेगा। अब यहां पर समझने की कोशिश करो। कानपुर से चेल ट्रेन चली, डिस्टेंस कितनी होगी? 432। उसने पूछा यात्रा की औसत चाल, चाल होती है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस तो पता, टाइम नहीं पता। टाइम क्या है? 18/12 को चली 23:45 पर, और शाम को, और सुबह पहुंची 7:45। तो कितना हो गया भाई देखो, 45 से 45 काट देंगे क्योंकि जीरो आ जाएगा जब घटाओगे, और 23 में से 7 घटाओगे तो कितना? ये आधा, 23 में 7 नहीं घटाना, क्योंकि 23 के बाद एक 24 आ जाएगा, 1 घंटा ये और 7 घंटे ये, तो 8 घंटे हो जाएंगे। कुल मिलाकर टाइम लगा 8 घंटे, 8 आवर्स ना। तो 8 घंटे लिए इसने, तो कितनी स्पीड हो गई? आप कहेंगे 432 की स्पीड और 8 का डिवाइड, तो 8 पंजे 40, 8 चौक, तो स्पीड इज इक्वल टू 54 किलोमीटर प्रति घंटा आई। मैं डेली एक सवाल कर रहा हूँ, डेली सवाल में पेपर में आ रहा है। जब 54 किलोमीटर की स्पीड आई, उसने बोला मीटर प्रति सेकंड में बताओ, तो किसी भी किलोमीटर प्रति घंटे को हम कैसे बदलते हैं मीटर प्रति सेकंड में? 5/18 के मल्टीप्लाई, 18 तिया 54, तो 5 तिया 15, तो 15 मीटर प्रति सेकंड की उसकी स्पीड हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? अगर किसी को समझ में ना आए, ये ट्रायल नगर, हाँ ये ट्रेन नागरकोइल से नहीं चलती, पता नहीं कैसे इन्होंने अलग चला दी, आज बार कानपुर और यहाँ पहुंच गई, दिल्ली से नहीं तो हमेशा नागरकोइल से गुजरात सूरत ही चलती थी। राइट ऑप्शन समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया। और लाइक कंजूसी ना करें, लाइक पर थोड़ा सा जोर रखें, लाइक करते रहो। निम्नलिखित में से ब्रांज के बारे में सही कथन चुनिए। यह कॉपर और जस्ते का संभागी मिश्रण है, यह एक यौगिक है, यह कॉपर और टिन का मिश्र धातु है, यह टिन और जस्ता का मिश्र धातु। और आपको बताना है जो ब्रांज आपकी बात करते हैं इसको पीतल भी बोलते हैं, वो सुना होगा ना, ये दुनिया पीतल दी, पढ़ो ये काम आएगा। ईवीएस उसमें भी है 20 नंबर का, डोंट वरी, 10 नंबर का सुना होगा नहीं, दुनिया पीतल दी। तो ये वही पूछ रहा है, दुनिया पीतल दी तो बन गई, लेकिन उसमें पीतल में था क्या क्या ये बता दो, ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि पीतल की दुनिया में कॉपर और टीन को मिलाया जाता है। जब कॉपर और टीन को मिलाया जाता है तो पीतल का निर्माण, उसको ब्रांज कहते हैं। और यहां पर मैंने उस दिन पूछा भी था, ब्रांज जो है पीतल नगरी, ब्रांज सिटी, हालांकि मुरादाबाद को कहते हैं, लेकिन मुझे मेरे साथी ने बताया था कि उनके यहाँ पर भी कोई जगह है उसको भी पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। लेकिन अभी जो रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स में रिकॉर्ड है वो पीतल नगरी ही है, ठीक है ना। तो वो
मुरादाबाद यूपी में है, जिस नगरी को हम पीतल नगरी के नाम से जानते हैं। एक और सवाल, एक ईवीएस की शिक्षिका एक चर्चा के दौरान बताती हैं कि राजस्थान के गांवों के लोग स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री से अपना घर बनाते हैं, जैसे जबकि मुंबई में शहरों में लोग ईंट, सीमेंट, कांच और टाइल जैसी सामग्री खरीद कर बनाते हैं। इस चर्चा के आकलन के लिए सीखने का प्रतिफल क्या है? इस चर्चा को किस लिए सिखाया जा रहा है कि वो क्या आकलन करे? तुलना करना और विश्लेषण करना, प्रयोग करना, अवलोकन और रिकॉर्डिंग, विश्लेषण करना। तो इनमें से आपको कौन सा सवाल ऑप्शन सही लगेगा मैं आपको बता दूं। देखिए भाई, राजस्थान में जैसे मैंने बताया, राजस्थान की एक अम्मा अपने बच्चों से बता रही थी कि देख हमारे घर कैसे बनते हैं बेटा, हम मिट्टी के बनाते हैं, हम यहाँ पर झाड़ियों से इसको कवर करते हैं और मोटी मोटी दीवारें बनाते हैं मिट्टी की। लेकिन जबकि सिटी में जाओगे तो वहाँ ईंट के बनते हैं, कांच लगता है, सीमेंट लगता है, टाइल लगा के बहुत खूबसूरत खूबसूरत बनाते हैं। तो इस चर्चा का सीखने का उद्देश्य क्या है? सिखाने का। ये रिकॉर्डिंग और अवलोकन, क्योंकि रिकॉर्डिंग की बात नहीं हो रही है। बहुत सारे बच्चे रिकॉर्डिंग सोचेंगे अवलोकन दिया तो रिकॉर्डिंग हो जाएगी, नहीं, ये रिकॉर्डिंग नहीं होगी, क्योंकि यहां पर बच्चा रिकॉर्ड थोड़ी कर रहा है, वो समझ रहा है। सिर्फ दो ही बातें बताइए, रिकॉर्डिंग में मल्टीपल टास्क आपको एंटर करने पड़ते हैं। तो ये क्या है, वो कंपैरिजन कर रही है। देखो ना, उसने अपने स्थानीय घरों को मुंबई के घरों से कंपेयर करा और उसका एनालिसिस करने के लिए कहा कि कौन कौन सी मीटर अलग लगते हैं। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ना कि ऑप्शन नंबर 3। यहां इस पर ध्यान रखिएगा। और अधिकतर मेरे साथी इसको 3 देने की कोशिश करेंगे, जो कि गलत है ना। हाँ, उसको सही करिएगा और समझ लीजिएगा और आगे बढ़िएगा। एक और प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, देखेंगे जवाब क्या मिलेगा। स्वाति कक्षा 4 की एक ईवीएस शिक्षिका ने कई तरह के पौधे जैसे घास, बांस, गुलाब, केला, बरगद, ताड़ के पेड़ों का वीडियो दिखाती है। उसने घास के पिक्चर दिखाई, वीडियो दिखाया, बांस का दिखाया, गुलाब का, केले, बरगद, ताड़, इन सब पेड़ों के वीडियो दिखाए और सभी पेड़ों के आकार, पत्ते, तने और फूलों के बारे में विद्यार्थियों से चर्चा करती है। इस गतिविधि में सबसे उपयुक्त उद्देश्य विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करता है किसकी तरफ? मानव के लिए पौधों का महत्व, पेड़ पौधों के वर्ग के भीतर मौजूद भिन्नता, पौधों के भाग, पौधों और पेड़ों के बीच अंतर। अब देखो, बहुत अच्छा सवाल है ये, और इस पर मुझे उम्मीद है कि आप थोड़े से कंफ्यूज जरूर होंगे, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। सवाल बहुत अच्छा है, अगर आप चाहेंगे तो आप आसानी से हमें इस बारे में चर्चा कर पाएंगे जी। और यहां पर ऑप्शन, अरे क्या बात है, लर्नर सभी लाइक शेयर करते रहो और अपना प्यार बांटते ही चलो। सवाल देखेंगे क्या मिलेगा। मानव के लिए पौधों का महत्व, देखिए वो इन बच्चों को सिर्फ पौधे दिखाती है, उनके पार्ट्स के बारे में चर्चा करती है, और बात तो सही है, तो महत्व तो नहीं होगा। अब यहां पर देखो, पौधों के वर्ग के भीतर मौजूद भिन्नता, कहानी यहां बनती है। हालांकि पौधों के भाग का वर्णन किया, लेकिन उसने बहुत सारे, अगर वो पौधों के भाग की बात करती तो एक पेड़ लेती, उस पेड़ में ये तना है, ये शाखा है, ये जड़ है, इस तरह से बताती। लेकिन उन्होंने क्या, डिफरेंट डिफरेंट पेड़ लिए हैं, बांस का, गुलाब का, केला, बरगद, ताड़ पेड़, इन सब के पेड़ लिए। तो मतलब क्या है, ये पौधे, पेड़ पौधे के जो भिन्न आकार हैं, जो वर्ग हैं, उनके भीतर क्या क्या भिन्नताएं हैं कि इनकी पत्ती ऐसी होती है, इनकी पत्ती ऐसी होती है, इनका तना मोटा होता है, छोटे होते हैं, बढ़ते नहीं है, इन सब के बारे में वो बात कर रही है। तो राइट ऑप्शन अगर आप कहें तो बी लगा दूं, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन फ्रेश नहीं दिख रहा है, साफ नहीं दिख रहा, ये तो एकदम क्लियर है, आप एक बार बढ़ाइए जी। हाँ, वो मैं इसके बाद कराऊंगा, डायरेक्शन और कैलेंडर के क्वेश्चन में इसके बाद कराऊंगा। ये जब पेपर पूरे हो जाएंगे इसके बाद मैं एक मैप और डायरेक्शन दोनों के क्वेश्चन लूंगा, एक डायरेक्शन वाले जितने क्वेश्चन आए हैं, एक मैप वाले, इन सब पर हम सवाल लेंगे, डोंट वरी। ओके, हाँ अभी अभिषेक, डोंट वरी, विल टेक। तो बात समझ में आ गई। एक और सवाल, ईवीएस शिक्षक के रूप में आपको अपने विद्यार्थियों के रिपोर्ट कार्ड में प्रक्रिया कौशलों में दक्षता के स्तर का विवरण देना है। इनमें से कौन सी रिपोर्टिंग सबसे उपयुक्त होगी? संख्याओं में ग्रेडिंग पर रिपोर्टिंग, विवरणात्मक रिपोर्ट, अक्षरों में ग्रेड, या फिर क्रम निर्धारण मापनी। यानी आप ईवीएस के टीचर हैं, यू हैव टू रिपोर्ट स्टूडेंट्स लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी इन प्रोसेस स्किल्स इन देयर रिपोर्ट कार्ड। Which of the following reporting would be most appropriate? Grading in numbers, descriptive report, grade in letter या rating scale? और मैं चाहूंगा आपका जवाब इस पर थोड़ा सा मिले और आपको बता दें ये होते क्या क्या हैं, इसको भी समझने का प्रयास करें, तभी आप चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे कि इनका मीनिंग क्या है। और यहां पर सबका जवाब मुझे बी मिलेगा। मुझे पूरी उम्मीद थी कि आपका आंसर विवरणात्मक रिपोर्ट मिलेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं डिस्क्रिप्टिव रिपोर्ट यानी विवरणात्मक रिपोर्ट इसका जवाब गलत जवाब है। राइट ऑप्शन होगा रेटिंग स्केल, क्रम निर्धारण मापनी। अब ये क्यों है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं क्या है। आपको बता दें, क्रम निर्धारण मापने का उपयोग शिक्षार्थियों के प्रदर्शन को मापने और मात्रात्मक परिणाम प्राप्त करने के लिए किया जाता है।
जिसको आप रेटिंग स्केल भी बोलते हैं। इसके साथ साथ इसका उपयोग किसी भी अवधारणा या विचार के प्रति बच्चों के दृष्टिकोण का आकलन करने के लिए किया जाता है और यह छात्रों को उनकी कमजोरियों को पहचानने में मदद करता है ताकि वो सुधार के लिए काम कर सके। तीसरा, यह शिक्षकों को उस डिग्री को निर्दिष्ट करने की अनुमति देता है जिस पर उनके विद्यार्थी के व्यवहार, कौशल और रणनीतियों का प्रदर्शन किया। इसके बाद चौथा, छात्र लक्ष्य निर्धारित करने और अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए क्रम निर्धारण मापनी का उपयोग कर सकते हैं। तो ये चारों पॉइंट मैंने आपको बताए। क्या है क्रम निर्धारण का मतलब, क्या है रेटिंग स्केल का मतलब। मैं हर बार जब भी कुछ पढ़ाता हूं आपको बताता हूं कि इनका मीनिंग क्या है, तो आप प्लीज फोकस किया करें और सवाल का जवाब सही दिया करें। अब ये कुछ और चीज बच रही है, इनको भी देख लेते हैं। बता दें, ग्रेडिंग छात्रों के प्रदर्शन और प्राप्त ज्ञान का सटीक प्रतिनिधित्व नहीं करते। आप सभी जानते हैं मेरे अंदर बहुत अच्छी नॉलेज है, मैं बहुत तेज हूं पढ़ने में, लेकिन मैं क्लास में फर्स्ट नहीं आता। ऐसा आपके साथ भी होगा कि आप बहुत अच्छे हैं पढ़ने में लेकिन आपके मार्क्स नहीं आते। तो जो ग्रेडिंग टेक्निक है या परसेंटेज टेक्निक है, ये बच्चों के जितने पास ज्ञान है उस ज्ञान के साथ जुड़ करके वो उस ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग उसका सही प्रतिनिधित्व नहीं करती। ठीक है ना। तो ये जो है एक पॉइंट है। और दूसरी बात करते हैं, विवरणात्मक रिपोर्ट एक शिक्षार्थी के वर्तमान प्रदर्शन का एक लिखित विवरण है। नहीं, वो प्रेजेंट में क्या कर रहा है, उसके शैक्षिक विकास को बढ़ाने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करता है कि ये बच्चा आगे कैसे बढ़ सकता है। जबकि हम मेजरमेंट की बात करेंगे तो वो क्या है, वो हमारी रिपोर्ट जो होगी वो रेटिंग स्केल होगा। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई सबको? आगे बढ़ूं, एक और सवाल ले लिया जाए। चलिए, कक्षा 5 के शिक्षा विद्यार्थियों को लिंग जेंडर रूढ़िवादिता सिखाने के लिए इनमें से कौन सा संसाधन सबसे उपयुक्त होगा। नहीं, आप बच्चों को बताना चाहते हैं कि रूढ़िवादिता क्या है, लिंग भेद क्या है, इन सब के बारे में बच्चों से डिस्कस करना चाहते हैं। वॉइस बहुत कम आ रहा है क्या? आवाज कम हो रहा है ऐसा कह रहे हैं? श्री राम एक मिनट रुकिएगा, आवाज कम है क्या मेरा आज? आवाज तो कम नहीं होना चाहिए, फिर भी आप कह रहे तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। श्री राम डोंट वरी, आवाज में तो कोई कमी नहीं है, फिर भी आप कह रहे तो मैं और बढ़ा। अभी ठीक है, ये बढ़िया है। चलो, तो देखेंगे आपका जवाब मुझे क्या मिलेगा और आप कैसे जवाब देने की कोशिश करेंगे। ओके, तो यहां पर जवाब आपके समक्ष है और जैसा आपको लिखा मैं एक एक पढ़ देता हूं मैं जवाब। जी, सदस्यों के बीच कार्य आवंटन का पता लगाने के लिए घरों का सर्वेक्षण। अब देखो आपको क्या बताना है, रूढ़िवादिता। अब घर में कौन कौन रहता है? मेल भी रहते हैं, फीमेल भी रहते हैं, लड़के भी रहते हैं, लड़कियां भी रहते हैं, माताएं, बहनें, भैया, चाचा, सब रहते हैं ना। तो इनका आप ये देखिए कि आपने काम कैसे कैसे बांटा है भाई। फॉर एग्जाम्पल, महिलाएं घर में खाना बनाती हैं, पुरुष बैठे हैं, तो ये क्या है, ये शो करेगा कि आपके यहाँ जेंडर रूढ़िवादिता है। जैसे महिलाएं किचन में खाना बनाएंगी तो पति सिर्फ बेड पर लेटेगा, चाय बेड पर चाहिए, है ना। ये क्या, ये लिंग रूढ़िवादिता का पता लगा, इसको मैं सही करता हूं। अभी अखबार से लिंग सशक्तिकरण पर कहानियां देखो। आप जब मैंने कहा ना, जब बच्चे को आप सर्वे करने के लिए भेजते हो, सर्वेक्षण के लिए भेजते हो, दैट इज द बेस्ट वे। सफल महिलाओं की कहानी सिर्फ आप महिलाओं के बारे में पढ़ेंगे, पुरुष की कहानी भी होनी चाहिए। और महिला स्वास्थ्य पेशेवरों की संख्या का पता लगाने अस्पताल का भ्रमण करना या नहीं। यानी आप देखो, महिला स्वास्थ्य पेशेवर, यानी आप एक फिक्स्ड एरिया में जाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैंने कहा जब आप संकुचित एरिया में जाते हैं तो वो बेस्ट थिंग नहीं होती, आपको ब्रॉड चीज करनी पड़ेगी। अगर आप ये कहते हैं कि पूरी नौकरियों में लड़कियों का रेशो देखने के माध्यम में आंकड़े इकट्ठे करना, दैट्स वो हो सकता था, लेकिन आप किसी भी एक पेशे की बात करेंगे, इट्स नॉट फिक्स्ड। तो सबसे अच्छा क्या, बच्चे को सर्वे करने के लिए भेजो और जाके पूछो किस किस को कौन कौन सा काम मिला है, तो वो तुरंत पहचान जाएगा कि यहां पर जेंडर रूढ़िवादिता चल रही है, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर लिंग रूढ़िवादिता की बात हो रही है। कोई बात नहीं है जूही, अभी सवाल थोड़े से दिक्कत करेंगे आपको, क्योंकि सवाल थोड़े से अलग हैं, क्योंकि ये सारे सवाल प्रीवियस ईयर के हैं। तो अब देख लो कि आपको किस तरह से पेपर को प्रिपेयर करना है। लगभग मैंने 18-20 पेपर करा दिए हैं अब तक, जो भी अब तक हुए हैं। मे भी इसके बाद एक पेपर और बचा, फिर मैं अपने प्रैक्टिस सेशन लेके आऊंगा जिसमें हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को करेंगे और आगे बढ़ेंगे। एक और सवाल की बात है, हमारे देश के किस भाग में लोगों को रहने के लिए बने बड़े तिकोने टेंट को रेबो कहते हैं और जानवर के रहने के लिए स्थान को लेखा कहा जाता है? लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, इनमें से आपको बताना है। जी हाँ, बहुत ट्विस्ट होता है क्वेश्चन में। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, देखेंगे आपका जवाब हमें क्या मिलेगा। आज बच्चों की जनसंख्या में भारी गिरावट है, अरे 100 की 150 का आज लक्ष्य था, और आप कहेंगे ए। मैथ की पेडागोगी शाम को होती है और ए बताया जा रहा है। आपको बता दें दोस्तों, हालांकि मैं आप बता दूं आपका जवाब एकदम सही है, लेह लद्दाख है। तो लेह लद्दाख में हम लगभग इस तरह के तिकोने टेंट जो है वो लगाते हैं, दिखा देता हूं। ये तिकोने टेंट इस तरह के लगाते हैं, तिकोने तंबू, जहां पर लोग रहते हैं।
अब इसके बराबर में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम भाई लेह लद्दाख में जो लोग रहते हैं, जो इन टेंट में रहते हैं, घरों में रेबो में रहते हैं, वो अधिकतर जनजातीय लोग होते हैं। ये जो है यहाँ की जनजाति है जो खाना बदोश है, शायद आपने इसके बारे में ना सुना हो, तो मैं बता देता हूँ फिर भी इसके बारे में। ये यहाँ की जनजाति जो खाना बदोश जनजाति के नाम से जानी जाती है, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं चांगपा। यहाँ की जनजाति चांगपा है जो लद्दाख में पाई जाती है, ठीक है ना। और ये यहाँ खाना बदोश है, वो क्या करते हैं, वो घूमते रहते हैं इधर उधर खाने की तलाश में। तो उनके पास क्या होती है, उनके पास भेड़ और बकरियां होती हैं जिनको वो साथ रखते हैं, पालते हैं, उनका दूध पीते हैं। और बकरियों को वो उन्हें अब भाई सबको चाहिए ना, नॉनवेज तो जो खाने वाले हैं उन्हें आज भूख लगी, आज उनका मन है, तो कोई भी बकरी को किया खत्म और खा लिया। उनके लिए तंबू पर खाल चढ़ा डालने के लिए, ठंडा होते हैं बहुत ज्यादा, तो यहाँ पर उन बकरियों को कहा जाता है। और लेख जो है ना उस भेड़ का नाम है जिसको चराते हैं, याद रहेगा, लेख उस भेड़ का नाम जिसको चरा, इसलिए इनके बकरियों के रहने और भेड़ों के रहने के लिए वो तंबू गाड़ते हैं, उसको लेखो कहा जाता है। लेख मीन भेड़, तो भेड़ को रखने के लिए वो रखते हैं, इसलिए उसका नाम लेखो है। इज दैट क्लियर टू ऑल? लेखो क्यों कहा मैंने, इन्होंने क्यों कहा लेखो, क्योंकि लेखो उस भेड़ का नाम है जिसको वो पालते हैं, ठीक है ना। तो लेखो का घर हो गया वो। हाँ, खाना बदोश का मतलब ये होता है बंजारे, जैसे मतलब आज यहाँ पर है, उनको कोई फिक्स घर नहीं है ना, खेती बाड़ी कुछ भी नहीं है, जहां चले गए वहीं पर खाना ढूंढ के शुरू कर दिया, ठीक है। क्लियर है, बात समझ में आ गई, बहुत बड़ी। तो राइट ऑप्शन होगा लेह लद्दाख। आगे बढ़ते हैं एक और सवाल। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यचर्या की प्रकृति क्या है? समावेशी, प्रासंगिक, थीम आधारित, प्रासंगिक, अनुशासनात्मक एवं पर्यावरणीय दृष्टिकोण का अनुसरण करता है, एकल विषय, वैश्विक से लेकर स्थानीय, समावेशी और एकीकृत और अनुभवात्मक। इनमें से कौन सा ईवीएस की प्रकृति है? जैसे मैथ की प्रकृति क्या है कि वो है मैथमेटिक्स, जो होता है वो होता है हाँ तार्किक। आपको बताना है जी, मैं हाँ बकरी पश्मीना पालते हैं राजेश, मैं भेड़ की बात कर रहा हूं। पश्मीना बकरी पाली जाती है जिससे कि आपको ऊन मिलती है, मैं भेड़ की, हाँ पश्मीना बकरी पालते हैं, भेड़ की बात कर रहा हूँ। उस भेड़ का नाम लेखो है, जिस जो भेड़ रहते हैं भेड़ को लेखो बुलाते हैं, इसलिए उसको लेखो, लेख भेड़ होती है वो, इसलिए उसका नाम वहां लेखो रखा है, ठीक है। तो समझिएगा जवाब क्या है, पश्मीना। तो मैंने आपको पढ़ाया भी था उस दिन, पश्मीना बकरी से ऊन मिलती है बहुत मुलायम वाली। तो समझिएगा ईवीएस की शिक्षा समावेशी है, यानी इंक्लूसिव है, सबको समान शिक्षा है। रिलीवेंट है किससे, सामाजिक मुद्दों से, सब और सामाजिक वातावरण से। और साथ में थीम आधारित है, क्योंकि आप सभी जानते हैं ईवीएस में जो एनसीईआरटी में रखा गया है वो 6 थीम है। शायद मैंने बताया भी था कि पहले मुझको मेरा यार चाहिए, पैसा नहीं, मुझे मेरा प्यार चाहिए, मतलब आपको क्या परिवार और मित्र चाहिए। दूसरे नंबर पर आपको खाना चाहिए, आपको पानी भी चाहिए, आपको घर रहने के लिए चाहिए, आपको चाहिए अब मैं घर है सब कुछ है, मैं घूमना चाहता हूं, मुझे यात्रा पर लेकर चलो, यात्रा होनी चाहिए। उसके बाद हाउ वी कंस्ट्रक्ट द थिंग्स, उसके बाद चीजें हम कैसे बनाते हैं, इन सबको 6 थीमों में बांटा गया है। तो थीम आधारित पूरा ईवीएस का स्टडी होता है। तो बहुत ही खूबसूरती से आप लोगों के जवाब मिल रहे हैं। ओके, लेख रेबो, अरे जो ये लेखो और रेबो में आदमी रहते हैं, रेबो में आदमी रहते हैं, और जो आदमी अपनी भेड़ पालते हैं उन भेड़ों को जिस स्थान पर रखते हैं उसको लेखो कहा जाता है, ठीक है। शायद क्लियर हो गया होगा अब आपको। पैसा चाहिए, हमको पैसा चाहिए, शशि दिलवाएंगे। भोपाल बंगलुरु से ठीक उत्तर में है, गांधीनगर भोपाल से ठीक पश्चिम में है। गांधीनगर के सापेक्ष बेंगलुरु की दिशा कौन सी है? उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। और आपकी सुविधा के लिए मैं आपको मैप दिखा देता हूं, हालांकि आप इसका आंसर जानते होंगे। समझते हैं भोपाल से बेंगलुरु, देखो भोपाल मध्य प्रदेश में है, बेंगलुरु कर्नाटक में है, ठीक है ना, और गांधीनगर गुजरात में है। तो आपको बताना है कि गांधीनगर गुजरात से बेंगलुरु कर्नाटक देखना है ना, मतलब यही तो है। चलो देख लेते हैं। तो हम यहाँ है गुजरात में गांधीनगर में, और हमें कहाँ देखना है, हमें देखना गुजरात से बेंगलुरु, यानी कर्नाटक की तरफ आना हमें यहाँ पर, यहाँ बेंगलुरु। इज दैट क्लियर, बात समझ में आ रही है? जहां मैंने येलो लाइन डाली है समझ में दिख रहा है आपको? ना दिख रहा दोबारा से दिखाएं। तो आपको क्या है ना, आपको गुजरात से चलना है और कर्नाटक आना है, क्योंकि उसने मेजर तो किया है भोपाल से, तो भोपाल से गुजरात। लेकिन लास्ट में क्या पूछा है उसने सवाल में, कि आपको बताना है कि भोपाल से ठीक पश्चिम में है, गांधीनगर के सापेक्ष बेंगलुरु किस दिशा में है। तो भाई गांधीनगर तो ये रहा। अब नक्शे को कैसे पढ़ते हैं, जो लोग साथी नहीं है बता दूं एक बार, मैप को हमेशा इस तरह से पढ़ा जाता है, हम हमेशा ऐसे पढ़ते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे, ये हमारा पूरा मैप होता है। यानी हम इस मैप को पढ़ते हैं तो क्या होता है, ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, इधर राइट हैंड में पूर्व होता है, और ये होता है पश्चिम।
तो अगर अब यहां से यहां तक की बात करेंगे, अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो कहां जा रही है दिशा ये, आप देखो ये होगा मिड, तो इधर क्या है, इधर पूर्व है, इधर दक्षिण है, तो ये किधर आ गया, इस क्षेत्र में हो गया। शायद अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये आपका आंसर आपको मिल चुका है और आपका जवाब भी आपको पता लग चुका है कि इसका आंसर उत्तर दक्षिण पूर्व होना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो ये मैप के सवाल बड़े आसान है, अगर आपको मैप एक बार में पढ़ना आ जाए तो काम बन जाए। राइट ऑप्शन बिल्कुल बी अगर आप दे रहे हैं तो एकदम उसमें कोई भी गलती नहीं है, एकदम सही जवाब आप दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, बी डन है, बहुत खूबसूरत। सी नहीं होगा राजेश, चेक करें एक बार आंसर, इट्स नॉट सी। दक्षिण पश्चिम नहीं होगा, पश्चिम लेफ्ट हैंड की तरफ होता है। ओके, बी इज द राइट आंसर। देखो यहां पर पश्चिम इधर आएगा। एक और सवाल, कन्नौज एक जिला है जो समस्त भारत की इत्र के लिए प्रसिद्ध है। यह जिला किस राज्य में है? ये मैंने एक दिन पहले, ये दूसरी बार रिपीट क्वेश्चन हुआ है। अब देखो कन्नौज सब जानते हैं, कन्नौज बहुत ज्यादा फेमस है इत्र बनाने के लिए। वहां के इत्र जो है देश विदेश में बहुत फेमस है और वहां बहुत तरह के इत्र बनाए जाते हैं और बहुत महंगे भी हैं, और ये पाया जाता है उत्तर प्रदेश में। कन्नौज उत्तर प्रदेश का एक जिला है, ठीक है ना। कन्नौजिया, बहुत सारे जो कन्नौज वाले कन्नौजिया लगाते हैं, उसको रणवीर जी इसका अलग से चैप्टर लेंगे, डोंट वरी। इज दैट क्लियर? तो मैं इसमें ज्यादा समय वेस्ट नहीं करूंगा, आप आते हैं आगे। नीचे दिए गए मिलान को चुनिए जो तदत अनुरूपी खाद्य वस्तुओं के संरक्षण से सही ढंग को प्रदान नहीं करता है। आपको सेलेक्ट द मैच गिवन बिलो दैट डज नॉट गिव द करेक्ट मोड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ करस्पॉन्डिंग फूड आर्टिकल्स। तो दैट इज दाल पापड़, दूध पनीर, कच्चा आम अचार, सेब मुरब्बा। अब देखेंगे इनमें से आपको क्या लगता है। प्रिजर्व नहीं करने की बात हो रही है, समझिएगा। हाँ, जैस्मिन का फेमस है। देखो दाल सुखा करके आप गीली करके उसका पापड़ बनाते हैं, प्रिजर्व है, दाल से पापड़ प्रिजर्व हो जाता है। आप जब आम बागों में आता है तो बागों से आम निकाल कर उसका अचार बनाते, जो आप पूरे एक साल तक खा सकते हैं, लंबे समय तक खाते हैं, वो भी खराब नहीं होता अचार। सेब से मुरब्बा बनाया जाता है, सेब को आप ज्यादा दिन प्रिजर्व नहीं रख सकते, लेकिन उसके मुरब्बे को आप 1 साल 2 साल रख सकते हो प्रिजर्व, तो मुरब्बा है। लेकिन दूध से जो पनीर बनाया जाएगा उसको कितना प्रिजर्व करोगे? अगर आप खुला रखेंगे मैक्सिमम 2 दिन, और अगर आप ज्यादा भी करना चाहें तो मैक्सिमम 15 दिन की इसकी वैलिडिटी रख सकते हैं, है ना, जो पनीर खाने वाला है। तो इसलिए आप दूध से जो पनीर बनता है उसको ज्यादा लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रख पाते। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, बहुत बढ़िया आपका जवाब आएगा। और लाइक भी आने चाहिए भाई, लाइक वाइक नहीं मिल रहे, बड़ा दर्द है सीने में, चुभन होने लगी है इधर। रीता एक ईवीएस शिक्षिका थीम खाद्य पढ़ाते हुए कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पड़ोस के घरों में विभिन्न खाद्य संरक्षण सुविधाओं का सर्वेक्षण करने के लिए कहती हैं। इस सर्वेक्षण का सबसे अधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या होगा? विभिन्न व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील बनना, सर्वेक्षण करने के कौशलों का आकलन करना। ये ममता गलत लिखा है, बट ये टाइपिंग मिस्टेक है भाई। सोच रहे हैं कि ममता का निरीक्षण नहीं करना है हम लोग, नहीं तो हमारे हो सकता है पिटैया हो जाए, ठीक है ना। तो ये इसको मत समझिएगा, ठीक है ना। तो ये क्षमता होना चाहिए, ममता लिख गया है कहाँ, ठीक है ना। तो ये भाई ममता नहीं है, क्षमता है। ओके, सर्वेक्षण करने के लिए कौशल क्षमता का आकलन करना, समुदाय से प्रत्यक्ष रूप से जानकारी एकत्र करने का अवसर प्रदान करना, समुदाय के भी साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान करना, सही विकल्प का चुनाव आपको करना है। और मुझे उम्मीद है आप समझेंगे। तो मैं आपको एक एक ऑप्शन करके बता देता हूं। अगर मैं आपसे बात करता हूं कि अगर आप विभिन्न व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील बनना, एकदम सही बात है कि आप उनके लिए सेंसिटिव होना जरूरी है। ईवीएस को जब आप विभिन्न खाद्य संरक्षण विधियों के बारे में सर्वेक्षण करने के लिए कहेंगे, सर्वेक्षण करने के कौशल क्षमता का आकलन करना बिल्कुल सही बात है, और समुदाय से प्रत्यक्ष रूप से जानकारी एकत्र करने का अवसर प्रदान करना, क्या होगा सही? तो ये जो आपने दिया ना ये वाला, सर्वेक्षण करने की क्षमता के कौशल का आकलन करना, क्या ये लग रहा है आपको सही है? आप सर्वेक्षण करने की क्षमता का कौशल का आकलन थोड़ी करेंगे, ये नहीं आप बच्चों को देंगे तुमने कितना अच्छा सर्वे किया, नो। बेसिक उद्देश्य क्या है बच्चों के लिए कि वो लोगों को जाने कि लोग कैसे चीजों को प्रिजर्व करते हैं, लोग कैसे संरक्षण विधियों को अपनाते हैं, दादी अम्मा कैसे अचार को लंबे समय तक रुका लेती हैं, इन सबको जानना। तो ये आप बच्चे का आकलन नहीं करते उसे कितना अच्छा सर्वे किया है, तो ये तो गलत है। समुदाय के प्रति बिल्कुल सही बात है, अवसर प्रदान किया जाएगा और समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर मिलेगा, ये भी सही बात है। तो आप ए, सी और डी को सही लगाएंगे, बी इसमें गलत है। मेरे हिसाब से राइट ऑप्शन 2 होना चाहिए। आप क्या कहते हैं? आप भी यही कहते हैं? आपने भी ये कहा ऑप्शन नंबर बी। क्या बात है, मेरे और आपके विचार कितने मिलते हैं? ऐसे मिलते रहने चाहिए। और आगे बढ़ते रहेंगे एक और सवाल के लिए और प्रश्न को देखेंगे आगे।
थोड़े थोड़े बड़े प्रश्न और सारे प्रश्न क्या क्रिटिकल थिंकिंग पर हैं। नहीं, आपको सभी ऑप्शंस को सोचना पड़ेगा, सवाल इस लेवल के हैं, सभी प्रश्नों को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और उसके बाद आपको 2-3 ऑप्शन में से सही कौन सा गलत कौन सा ये चुनना पड़ेगा। अधिकतर अगर मैं देखें तो इसी तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में मिल रहे हैं, आपने देखा भी होगा, तो यही सब कुछ चल रहा है। चलो देख लेते हैं जवाब क्या है। वर्तमान पाठ्यचर्या के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के उद्देश्य कौन से हैं? प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों को पता लगाने और समझ विकसित करने के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना एकदम सही बात है, क्योंकि आप प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से बच्चों को तैयार करते हैं जिससे कि वो जाने, संबंधों को समझे। इसलिए वहां पर एक थीम भी है, परिवार और मित्र, और साथ में भोजन के साथ संबंध के, इन सबको खोजने की बच्चा कोशिश करता है। एकदम सही जवाब है। विद्यार्थियों को पर्यावरण मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना, अब यहां पर क्या बिल्कुल है। अगर मैं आपको ईवीएस पढ़ा रहा हूं तो मतलब क्या कि आप पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हो जाएं, जिन चीजों को आप करते हैं जिससे नुकसान होता है प्रकृति को, आप उसको ना करें, इसी का तो प्रशिक्षण मैं आपको देता हूं। तो एकदम सही बात है ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी को मानव एवं अन्य जीवित रूपों के आवास के रूप में एक समझ को विकसित करना, बिल्कुल नहीं। आप पृथ्वी को सिर्फ ये नहीं कह सकते उसमें मानव और जीव रहते हैं, पृथ्वी पर पेड़ पौधे, गैस, इन सब का आवरण भी रहता है। तो ये आप ईवीएस से उद्देश्य नहीं है इसका। ईवीएस के विभिन्न शिक्षण शास्त्र को समझना, देखिए बच्चों के लिए जो पाठ्यचर्या है वो शिक्षण शास्त्र सिर्फ टीचर के लिए होता है कि हाउ टू टीच ईवीएस, बच्चों के लिए नहीं होता कि वो कैसे टीचर उनको कैसे समझाना है। तो इसको भी काट दूंगा, ये भी गलत लग रहा है मुझे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी ए और बी इसके सही जवाब है, जबकि सी और डी इसकी पूर्ण व्याख्या नहीं करते। तो राइट ऑप्शन आपको पता लग गया होगा, आपको बी ऑप्शन लगा सकते हैं ना। तो बी आपने एकदम सही जवाब दिया है। अगर आप बी ऑप्शन दे रहे हैं, आप भी काफी समझदार हैं, आप काफी डीप पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा। लेकिन बच्चों में कमी है, एक बार जरा शेयर करके आ जाओ, बच्चों की संख्या कम से कम 150 तक तो होनी चाहिए है। एक बार शेयर कर दो भाई सभी लोग साथी, और एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो ईवीएस बाय ललित कुमार, जिससे कि सभी लोग एक बार जुड़ जाएं और सभी को ये फायदा मिल जाए। तो सभी लोग एक बार दम लगाकर शेयर कर दो, और संख्या कम से कम 150-200 होनी चाहिए, ठीक है। एक बार कोशिश करो, हो जाएगी, मेरा भी तो कुछ मान ध्यान रखो। एक और सवाल है, अच्छा खूबसूरत सवाल। कहानियों के माध्यम से ईवीएस अवधारणाओं को पेश करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित बातों को ध्यान रखना होगा। किन बातों का ध्यान रखना होगा? अब देखो, कहानियों के माध्यम से ईवीएस को पढ़ा रहे हो तो उसमें उस टीचर को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सवाल है। और देखेंगे आपका सवाल में क्या होना चाहिए, सही देखेंगे। अब देखो, कहानियों किसी अवधारणा के बारे में गलतफहमी की रचना नहीं करना चाहिए, सही बात है। अब कहानी को किसी अवधारणा के बारे में, पहली कंडीशन, बात ध्यान, आप कहानी पढ़ा रहे हैं, उस कहानी में किसी भी गलत अवधारणा का जो है परिचय नहीं होना चाहिए बच्चे के लिए, क्योंकि वो उसी चीज को सही मान लेता है। जैसे बच्चों को बचपन में कहते हैं कहानी, बच्चे का दांत टूट गया, आप कहते हैं बेटा टूथ फेरी आएगी, मतलब परी आएगी तुम्हारे दांत को ले जाएगी, नया दे जाएगी। तो बच्चा देखता कब परी आएगी पता नहीं लग रहा, बहुत दिन हो गए, परी दिखाई नहीं दी, दांत भी आ गया तो परी भी नहीं आई, तो उसकी अवधारणा जन्म लेती है। तो जब भी आप बच्चे को समझाएंगे, उसको ध्यान से समझाएं कि आप ऐसी कोई भी चीज उसको ना बोले जिससे कि वो गलतफहमी का शिकार हो जाए। कहानियों को लिंग, जाति, धर्म और अन्य सामाजिक समूह से संबंधित कोई रूढ़िवादित विचारों को चित्रित नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अभी तो हम बार बार काम कर रहे हैं रूढ़िवादिता पर, कि जेंडर बेसिस पर कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उसमें ये ना झलक हो जाए कि वो लड़की लड़का या ऐसा कोई लिंग भेद उसमें सामने आए, जिससे कि बच्चा रूढ़िवादिता को फॉलो करे, ये भी सही है। तीसरी बात करते हैं, कहानियां मजेदार और मनोरंजक होनी चाहिए। देखो, कहानियां मजेदार और मनोरंजक होनी चाहिए, ये बातों का ध्यान रखना है। ये बहुत ज्यादा आवश्यक नहीं है कहानी आपकी मजेदार और मनोरंजक हो, बच्चों को समझ में आनी चाहिए। क्योंकि कहानी का उद्देश्य जो सुनाने का होता है वो नहीं है कि आपको कोई किस्से सुनाने, आपका होता है उससे कोई सीख मिले। इसलिए मैं इसको अभी थोड़ा सा रोकता हूं, अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस ऑल्सो। कहानियां ऐसी होनी चाहिए कि विद्यार्थी उससे जुड़ाव महसूस करे, बिल्कुल सही बात है। आप जब भी कहानी पढ़ाएं तो बच्चों को ऐसे वो अपने आप को जोड़ने की कोशिश करें, ठीक है ना। तो राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, ए, बी और डी मेरे हिसाब से सही है। सी मुझे इसमें नहीं लगता कि कहानियां मजेदार, क्योंकि जब भी कोई चीज आप किसी भी शिक्षण शास्त्र में कराते हैं तो उस मजेदार होना, मनोरंजक होने का मतलब होता है कि उससे बच्चे के अंदर रुचि उत्पन्न हो जाए। अगर स्टेटमेंट में ये लिखा होता ना कि उसके अंदर रुचि उत्पन्न हो जाए, उसके अंदर रुचि उत्पन्न हो जाए, तो मैं इसको सही मानता, ठीक है ना। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बी और डी, यानी सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। आप इसको कर लीजिएगा। सर ऐसे भी है, सी सब में, सी नहीं तो सी होगा। अच्छा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना, बात समझ में। हाँ, नहीं होगा तो बिल्कुल, अगर वो पूछते हैं ध्यान नहीं रखना चाहिए तो आप इसमें सी ऑप्शन लगा सकते हैं, बिल्कुल ऐसा सवाल बदल सकता है। बहुत बढ़िया राजेश। एक और,
यदि कोई व्यक्ति मुंबई यानी महाराष्ट्र से चंडीगढ़ भारत का केंद्र शहर तक सबसे छोटे रेल मार्ग से होकर रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करना चाहता तो कौन से राज्य से उसे नहीं गुजरना होगा? एक आदमी है जो महाराष्ट्र से चंडीगढ़ जाना चाहता है और आपको बताना है कि ऐसा कौन सा रास्ता है, वो सबसे छोटा रास्ता चुनता है तो वो कौन से प्रदेश से होकर नहीं, कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरेगा। तो देखेंगे आपका जवाब कितना खूबसूरत है। मैंने कहा मैप बहुत आ रहा है सवालों में और ये मैप के क्वेश्चन कल संडे स्पेशल मैं क्लास रखूंगा जिसमें सिर्फ हम मैप के बारे में बात करेंगे। मैप पर आए हुए सभी सवालों को इकट्ठा करेंगे, उनको समझेंगे और मैप को कैसे रीड किया जाता है उस पर समझेंगे, ठीक है ना। तो कल मैं आपकी एक मैप की क्लास लूंगा, चाहे वो शाम को 7:30 बजे होगी, लेकिन वो ईवीएस की होगी, ठीक है, उसको समझेंगे। आपने कहा पंजाब, समझ लेते हैं। आपने कहा महाराष्ट्र से चंडीगढ़। अब देखो महाराष्ट्र कहाँ है, ये रहा, और आपको जाना कहाँ है, आपको चंडीगढ़ जाना है। अब देखो हरियाणा चंडीगढ़ यहां पर। अब आप इसमें कहीं से भी एंट्री करो, आप चाहे वाया गुजरात होते हुए चले जाओ, आप चाहे वाया मध्य प्रदेश होते चले जाओ, ऐसे आप इसी छोटे क्या होगा, आप मध्य प्रदेश सीधे निकलो और हरियाणा होते हुए निकल जाओ, चंडीगढ़ पहुंच जाओगे। पंजाब चंडीगढ़ के आगे है तो अब चंडीगढ़ क्यों जाओगे, नहीं जाओ, पंजाब क्यों जाओगे भाई? आपका जब शहरी आपसे बहुत आगे है तो आप वहां तो पहुंचने की जरूरत ही नहीं है, उससे पहले ही पहुंच जाओगे ना। तो इसलिए क्या मतलब है, पंजाब इसमें नहीं आएगा किसी भी रेल मार्ग में। बढ़िया तरीके से आप जवाब देते हैं। एक और सवाल ले लेते हैं फिर, जब समझ में आ गया है तो। क्वेश्चन आपके समक्ष है, रेत के टीले कहां पाए जाते हैं? बर्लिन राजस्थान, उज्बेकिस्तान बांग्लादेश, अफगानिस्तान इंग्लैंड, आबू धाबी अफगानिस्तान। तो यहां पर देखेंगे पंजाब छूट जाएगा, वहां पहुंचेंगी ना जी। तो सवाल बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत प्यारा प्यारा सा सवाल है, मैं चाहूंगा जवाब मिलेगा। रेत के टीले कहां पाए जाते हैं? बर्लिन, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, आबू धाबी। तो आपको देना है जवाब। आसान सवाल है। रेत के टीले, आप देख टीले की बात, राजस्थान में थार तो है, पाया जाता है मरुस्थल, राजस्थान में मरुस्थल है, लेकिन आपको बता दें ऐसे रेत के टीले, छोटे छोटे से टीले, मान लो आप ये जो टीले, ये आपने कई बार देखा होगा दुबई में जब घूमे, शेख साहब जाते हैं तो ऐसी धुएं घूमते रहते हैं, है ना। तो वो पाए जाते हैं आबू धाबी और अफगानिस्तान में, ठीक है ना। तो राइट ऑप्शन नंबर 4 है आबू धाबी और अफगानिस्तान, ठीक है ना। काबुल में पाया जाता है, काबुल की तरफ निकल जाओ घूमते घूमते, और आपने देखो काबुल जब देखते हैं आप, काबुल अफगानिस्तान की मूवी देखते हैं, वहां रेत ही रेत दिखता है चारों तरफ, वहां रेत के टीले बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ओके राइट ऑप्शन बिल्कुल सही बात है। और दिरहम पे, हाँ दिरहम वहां की मुद्रा है, आबू धाबी की जो मुद्रा वो दिरहम है। एक और, मिश्रित लर्निंग मोड में ईवीएस पढ़ाने के फायदे क्या हैं? अब मिश्रित मतलब क्या है, एडवांटेज ऑफ टीचिंग ईवीएस इन ब्लेंडेड लर्निंग। अब ब्लेंडेड लर्निंग का मतलब समझ लो क्या होता है, किसी को पता ब्लेंडेड लर्निंग का मीनिंग क्या है? शायद आपको पता होगा। इसमें हम क्या करते हैं, ब्लेंडेड लर्निंग में हम बच्चों को भी कुछ ऑडियो वीडियो टूल्स दे देते हैं और बच्चे भी पढ़ के आते हैं और उसमें सब आपस में डिस्कशन करते हैं। कोई भी चीज आप पूछ सकते हैं, यानी मैं कुछ भी पूछ लूंगा आपसे, ब्लेंड मतलब आपको पता नहीं होगा और मैं उस पर चर्चा करना शुरू करूंगा और आपको जवाब देने होंगे, इसको ब्लेंडेड लर्निंग कहते हैं, ठीक है ना। तो ये ब्लेंडेड लर्निंग का मतलब क्या है, इसके बारे में आपसे कुछ सवाल यहां दिए गए हैं। विद्यार्थी कहीं से भी कक्षा में शामिल हो सकते हैं, ब्लेंडेड लर्निंग है। ये जो आप जूम क्लास लेते हैं वो भी ब्लेंडेड लर्निंग का एक पार्ट है, ऑनलाइन वाला, हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। तो लर्निंग मोड है, बिल्कुल सही बात है, कहीं से भी शामिल हो सकते हैं। विद्यार्थियों को शिक्षक एवं साथियों से बातचीत करने को मिलता है, बिल्कुल मिलता है। विद्यार्थियों को कक्षा के दौरान चौकन्ना रहने की आवश्यकता नहीं है, ये गलत है। चौकन्ना रहने की आवश्यकता इसलिए नहीं कि एक बार अगर आपका निकल गया और आप पानी पीने खाना खाना चले गए तो वो गायब हो जाएगा, मतलब वो आप पूछ ही नहीं पाएंगे उसको, क्लास के ड्यूरेशन में नहीं पूछ पाएंगे, बाद में आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं अगर आपको मिलेगी तो। विद्यार्थी अपने ऑनलाइन से सीखी हुई बातों को घर समुदाय की पूरक गतिविधि का पूरा कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, जो वहां सीखते हैं। तो मैं कर दूं ABD अगर आप कहें तो, भाई C नहीं हो सकता, चौकन्ना रहने की आवश्यकता नहीं है। आपको अलर्ट तो रहना पड़ेगा ड्यूरिंग दी क्लास, आप किसी भी क्लास में, चाहे ऑफलाइन में चाहे ऑनलाइन में हो, ठीक है ना। तो राइट ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर ABD सही है, C गलत है। तो मैं देखूं ABD, ऑप्शन नंबर C मुझे मिल रहा है, लगा दो C इसका बिना किसी देरी के। C ऑप्शन आपने दिया है, बहुत ही खूबसूरत जवाब। इस तरह से ही आपके जवाब आगे बढ़ते चले जाएंगे और चीजों को समझते चले जाएंगे, लाइक भी करते चले जाएंगे। इसके लिए भी आप इस पे विशेष आदमी ना बुलवाएं कि मुझे रखना पड़े कि तुम सिर्फ यही बोलो कि लाइक करो लाइक करो लाइक करो। निम्नलिखित में से कौन सी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप के माध्यम से ईवीएस पढ़ाने के लिए समकालिक सिंक्रोनस शिक्षण की आवश्यकता है? जब भी वो शामिल होते हैं विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लास का पाठ्य वस्तु मिल जाता है। सिंक्रोनियस का मतलब है साथ साथ क्लास होना, सिंक्रोनस नहीं चलती सब चीजें, उसको सिंक्रोनस बोलते हैं। जो टाइम बेस्ड होता है, हर टाइम पर कोई कोई चीज आती है उसको सिंक्रोनस, और बिना टाइम की चीज चलती है उनको एसिंक्रोनस कहा जाता है। तो सिंक्रोनस मोड की बात करें, समकालिक मींस एक साथ,
एक ही समय में कुछ चीजें चल रही हैं, उसमें आप उसकी विशेषता बताएं क्या होनी चाहिए। तो क्वेश्चन आपके समक्ष है। और शायद देखो मैं बार बार एक बात बोल रहा हूं कि भैया आपको जो पेपर में प्रश्न आ रहे हैं वो क्या है, वो इस तरह से आ रहे हैं कि आप देखो कैसे बड़े बड़े जब भी वो शामिल होते विद्यार्थी को ऑनलाइन क्लास का पाठ्य वस्तु मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि कभी भी शामिल हो जाएंगे पाठ्य वस्तु मिल जाएगा, जो पढ़ाया वो निकल गया। गलत है। विद्यार्थी किसी भी समय में कक्षा में शामिल हो सकते हैं। देखो शामिल होना उसकी खूबसूरत बात है, लेकिन समकालिक सिंक्रोनस मीन साथ साथ एक समय में एक साथ काम करना ये आप नहीं कर सकते। शिक्षक किसी भी समय पाठ्य सामग्री साझा करने में सक्षम होता है जिसके विद्यार्थी किसी भी समय प्रयोग कर सकते हैं, ये भी शेयरिंग हो गया। नहीं, शिक्षक और विद्यार्थी वास्तव, हाँ मैंने कहा साथ साथ। अब जब वास्तविक समय की बात चल, रियल टाइम की बात चल रही है तो टीचर नो 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 सी बड़ा है तो अच्छा नहीं है। सिंक्रोनस का मैंने कहा ना एक साथ टीचर और शिक्षक दूर, जैसे मैं और आप दूर बैठे हैं, हम ये क्या कर सकते हैं, हम यहां पर आ सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो सिंक्रोनस मोड होता है जहां पर कुछ लोग एक्टिवली जुड़ जाते हैं और एक दूसरे से बात कर पाते हैं, उसी को सिंक्रोनस मोड कहा जाता है और यही सिंक्रोनस मोड है। तो डी ऑप्शन है एकदम सही। शिक्षक और विद्यार्थी वास्तविक रियल टाइम में, जबकि वो अलग अलग बैठे हैं तो रियल टाइम में बात कर सकते हैं, इसी को सिंक्रोनस कहा जाता है। तो सिंक्रोनस टीचिंग, फीचर ऑफ सिंक्रोनस टीचिंग का यही सबसे बड़ा फीचर है कि हम एक साथ बात कर पाते हैं, एक साथ अपने डाउट्स को क्लियर कर पाते हैं। ये भी सिंक्रोनस टीचिंग है जो मैं और आप कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं आगे एक और सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है और आपका जवाब क्या होगा। नीचे दी गई उन 3 राज्यों के समूह को चुनिए जिसके सभी राज्यों के समुद्र तट अरब सागर पर स्थित है। अब अरब सागर पर कौन कौन से स्थित है ये आपको बताना है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र या केरल, कर्नाटक, ओडिशा। ये मैंने आपको शायद बताया भी था पहले कि आप इसको कैसे समझ सकते हैं। हाँ लाइव क्लास, हाँ रिकॉर्डेड में कैसे बात करोगे सरदार जी, बिल्कुल जब लाइव चल रही लाइव क्लास में ही हो सकता है सिंक्रोनस मोड। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, देखेंगे जवाब पर क्या मिलेगा। रोड क्वेश्चन है सर, मैं क्या शशि समझा नहीं जी। क्वेश्चन आपके सामने है, नीचे दिए गए उस 3 राज्यों के समूह को चुनिए जिससे सभी राज्यों के समुद्र तट अरब सागर पर है। अब देखो कुल मिलाकर 5 राज्य हैं जो अरब सागर पर हैं, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार और ये 2-3 बार पूछ लिया गया क्वेश्चन है। तो देखेंगे ग्रुप बदल देते हैं बस वो। तो चलो देखते हैं तुक्का सी बारे में सही होगा, यानी यहाँ पर तुक्का लगाने की बात, अब भी ये तो मैंने बहुत बार पढ़ा दिया, तुक्का लगाने की बात कहां से आ जाएगी इसमें भाई, ये तो गड़बड़ हो रही है। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब है। समझ लेते हैं कैसे। देखो ये हमारा नक्शा है, मैं इसको थोड़ा सा आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूं जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये हमारा मैप है भाई, मैं इसको काट लेता हूं ऐसे, आप जानते हैं ना ये उत्तर दक्षिण वाला तो मैंने आपको बता दिया है ऐसे। ये जो इधर वाला एरिया है, ये जो यहां पर जो एरिया मैं काला कर रहा हूं इसको इधर नीला कर रहा हूं, ये अरब सागर है। और इधर वाला जो एरिया है ये है हमारा बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। ठीक है ना, इसको समझिएगा। इधर वाले राज्य कौन से, गुजरात यहां पर है समुद्र सीमा पर, महाराष्ट्र आता है, ये गोवा आता है, कर्नाटक आता है और केरला आता है। तो ये अरब सागर के किनारे पर कौन कौन से, अगर मैं नंबर से चलूं नीचे से ऊपर, केरला, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात, ये 5 राज्य हैं इसकी सीमा पर। ऐसे अगर मैं बंगाल की खाड़ी की बात करूं तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये सब क्या है, ये बंगाल की खाड़ी के किनारे बसे हुए हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर कौन कौन सा निकला, मैंने कहा मैं इधर से चलूं, समझ लेते, मैं लिख देता हूं यहां पर आपके क्वेश्चन पर। अगर हम नीचे से नक्शे की तरफ चलें तो पहला क्या बनेगा, आपने कहा केरल, उसके बाद कौन सा आया, कर्नाटक, उसके बाद गोवा, उसके बाद महाराष्ट्र और उसके बाद गुजरात। ये क्या है, अरब सागर के किनारे बसे हुए हैं। अब इनका ग्रुप निकालो कौन कौन सा है। तो केरल, कर्नाटक, ओडिशा, ओडिशा नहीं है, ओडिशा बंगाल ऑफ बे ऑफ बंगाल पर होगा। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल भी है, कर्नाटक भी और महाराष्ट्र भी, तो मैं इसको लगा दूं सही। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तमिलनाडु कहां पहुंच जाएगा, तमिलनाडु बे ऑफ बंगाल के किनारे पहुंच जाएगा। आंध्र प्रदेश भी बे ऑफ बंगाल पर पहुंच जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या मिला, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया सबको, ऐसा कोई मेरा साथी जिसको समझ में ना आया हो, क्लियर है भाई सभी को क्या होता है, कहां निकलता है कौन सा जी, ये 5 है। हाँ ओके, बात समझ में आ गई। ओके जी, उसको हम इसमें इस क्वेश्चन में नहीं रख सकते रवि जी, उसको इस क्वेश्चन में नहीं रखेंगे हम, रवि भूषण उसको इस क्वेश्चन में नहीं रख सकते, क्योंकि अगर हम तमिलनाडु की बात करते हो आता तो है इसका हिस्सा यहाँ पर, लेकिन बहुत छोटा सा हिस्सा होता है, इसलिए उसको हम मोस्ट ऑफ द उसका पार्ट बंगाल की खाड़ी की तरफ है, इसलिए उसको हम अरब सागर में काउंट नहीं हो रहा वो यहाँ पर, इसलिए उसको कॉन्फ्लिक्ट में रखते हैं, नहीं तो आपका जवाब गलत हो सकता है। ठीक, इसलिए हाँ संडे स्पेशल क्लास होगा भाई, शाम को होगा 7:30 बजे लूंगा, संडे स्पेशल शाम को 7:30 बजे।
7:30 लूंगा अपने टाइम पर, और वहां पर मैथ के स्पेशल क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर है, चलेंगे देखेंगे। एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप प्राथमिक कक्षाओं के लिए पाठ्य पुस्तक के चयन में किन मानदंडों को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानेंगे? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आप कौन से मानदंड को मानने की कोशिश करेंगे? ऑप्शन आपके समक्ष है, और यही आपके पास 4 ऑप्शन विकल्प हैं। 4 कथन को आपको चूज करना, आपको कौन कौन से लगते हैं। पहला, पाठ्य पुस्तक में लिंग, जाति, धर्म से संबंधित कोई रूढ़िवादिता नहीं होनी चाहिए। एकदम सही बात है, कुछ नहीं होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक में भाषा मानक भाषा होनी चाहिए, ये गलत है कि पाठ्य पुस्तक की भाषा बिल्कुल मानक भाषा होनी चाहिए। अगर हम मानक भाषा लिखेंगे तो बच्चों को कई वर्ड समझ में नहीं आते। तो हमने देखा होगा कि किताब की भाषा क्षेत्रीय भाषाओं से भी प्रेरित होती है, यानी आप उसमें लोकल लैंग्वेज भी रख सकते हैं, और थोड़ी सी जो जनरल टर्म है उन वर्ड्स को भी उसमें प्रयोग किया जाता है ना। तो ये तो गलत है। उस पाठ्य पुस्तक कीमत कम और वह पतली होनी चाहिए, ऐसा कोई रोल नहीं है कि कीमत कम हो और पतली हो तभी वो अच्छी होगी। कीमत ज्यादा भी हो और मोटी भी हो तो चलेगी, ये एक गुण है कि वो पतली होनी जरूरी है ना। तीसरी बात करते हैं, पाठ्य पुस्तक सचित्र और आकर्षक, बिल्कुल सही बात है कि अगर आप कक्षा ईवीएस की बात करते हो वो सचित्र है, उसके चित्र होने चाहिए उसके अंदर, क्योंकि जैसे मैं आपको पढ़ाता हूं, मैं पॉसिबल जितने चित्र क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होंगे वो मैं आपको शो करने की कोशिश करता हूं, तो आपको आकर्षक लगता है। तो पाठ्य पुस्तक सचित्र आकर्षक होनी जरूरी है, क्योंकि ईवीएस की किताब है। तो राइट ऑप्शन ए और डी है, बी और सी को मैं काट रहा हूं, तो राइट ऑप्शन सी लगा दूं। ऐसा लग रहा है मुझे इस पेपर में सी ऑप्शन सबसे ज्यादा चुना हुआ था, है ना। ऐसा मुझे लग रहा है कि इस क्वेश्चन पेपर में सी सबसे ज्यादा आया, सी है ना हर बार। हाँ, मैथ की बुक जो है वो क्रमबद्ध श्रेणीबद्ध होनी चाहिए, और आकर्षक हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज लाइक कम है भाई, आज कल से भी ज्यादा गए गुजरे हो रहे हो, क्या बात है। अब तो हम प्रोग्रेस की तरफ होनी चाहिए, हम डाउन वाइज क्यों जा रहे हैं। एक बार लाइक कर दो जोर लगा के, जिससे कि यार इतने लोग हैं, मतलब मैं समझता हूं प्रॉब्लम क्या है। क्लास में 100 स्टूडेंट और लाइक करने को बोला करते ही नहीं है, पता नहीं क्या पैसा लगता है कि भैया लाइक करने का। ये सिर्फ टीचर के लिए मोटिवेशन है कि आप लाइक करते तो टीचर को मोटिवेशन मिल जाता, दैट्स इट। अदरवाइज इसके पैसे लगते ना तो आप मास्टर से पैसे लिया करते कि पहले पैसा दे मुझे मास्टर, तब करूंगा लाइक। अब लाइक तो कर दिया करो, लाइक करने में भी कंजूसी करते हो। छाऊ डांस, या कोई फीस थोड़ी लग रही है आपकी कि फीस ली जा रही है कुछ आपसे, फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ है, इसमें भी लाइक में भी कंजूसी। अरे भगवान, कितने सेल्फिश हो गए हैं आप। छऊ नृत्य किस राज्य के सामान्य लोगों का नृत्य है? लोक नृत्य मतलब छऊ। जिन्होंने कर दिया वो ना करें, जिन्होंने नहीं करा उनके लिए मैं बोल रहा हूं। छऊ नृत्य किस राज्य का एक लोक नृत्य है, लोगों द्वारा किया जाता है। और आपने छऊ नृत्य के बारे में मुझे बताया है कि छऊ नृत्य जो है वो किसके द्वारा किया, बहुत बढ़िया। छऊ नृत्य, हाँ स्लोथ हो रहे हैं सब लोग पता नहीं कैसे उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम या असम। और आपको पता है कि यहां पर हमने बहुत बार आपको डांस फॉर्म के बारे में बताया, तो थोड़ा बता देते हैं। राइट ऑप्शन जो बता रहे हैं समझिएगा, ये है छऊ नृत्य, ये एक पारंपरिक छऊ नृत्य है। अब इस पर सवाल कैसे कैसे निकल सकते हैं, याद रखिएगा, इस पर और भी सवाल निकल सकते हैं छऊ नृत्य पर। वो क्या है थोड़ा समझ लेते हैं। अभी देखो ये आदमी है, मुकुट लगा के बैठे हैं बस ये। अब ये कहां क्यों किस लिए किए समझ लो। छऊ नृत्य भारत में जनजातीय नृत्य का एक लोकप्रिय रूप है जो मार्शल आर्ट के तत्वों को अपने आंदोलन में शामिल करता है। इस नृत्य में 3 उप प्रकार हैं, याद पूछ सकता है कि इनमें से पुरुलिया किस नृत्य का भाग है, मयूरगंज किसका भाग है, सरायकेला किसका है। तो ये तीनों छऊ नृत्य के सब पार्ट हैं, उप प्रकार हैं। तीनों के बीच अंतर उनके मूल क्षेत्र पर निर्भर करता है कि आप किस क्षेत्र में रहते हैं। यह नृत्य पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में होता है, तो उसको पुरुलिया छऊ कहते हैं। मार्शल आर्ट और जुझारू रूप से जो है प्रशिक्षण से प्रेरणा लेता है। नृत्य का यह रूप दर्शकों को कहानियों को चित्रित करने का एक साधन है, इससे कुछ कहानी दिखाई जाती है। इसी वजह से इस प्रदर्शन के दौरान युद्ध और युद्ध से जुड़े विस्तृत मुखौटों और हेड गियर को पहना जाता है। अब पूछ ले कि भाई युद्ध से जुड़े मुखौटे और हेड गियर किस नृत्य पहने जाते हैं, तो वो छऊ नृत्य में पहने जाते हैं। अभी चलता कहां है, कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं के 2 महान महाकाव्यों के इर्द गिर्द घूमती है। जब भी छऊ नृत्य की बात होगी, रामायण और महाभारत, इन दोनों महाग्रंथों के इर्द गिर्द कहानी घूमती है। और एक सदी से भी पुराने इस नृत्य के रूप को क्षेत्र में शाही परिवारों, अमीरों, जमींदारों और ब्रिटिश गवर्नरों से संबंधित संरक्षकों द्वारा व्यापक रूप से समर्थन किया गया था। यह प्रदर्शन मुख्य रूप से गजानन महोत्सव के दौरान किया जाता है। गणेश जी का जब महोत्सव होता है जो भगवान शिव के सम्मान के लिए होता है। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई? छऊ नृत्य के बारे में सारी जानकारी समझ में आई? क्लियर है? हाँ, झारखंड नहीं, छत्तीसगढ़ में होता है, होने को तो और भी राज्यों में होता है ये, लेकिन मोस्टली जो इसको पूछा गया है वो कहां का माना गया ये मैंने आपको बताया, ठीक है ना। आप छऊ नृत्य वैसे बता दूं आपको, ये उड़ीसा में भी होता है, झारखंड में भी होता है और पश्चिम बंगाल में भी होता है, ठीक है ना। याद रखिएगा ये कहां कहां है,
जी, तो उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल, तो बात समझ में आ रही है। लेकिन अभी आपने कहा छत्तीसगढ़, तो मैं क्या बताऊं आपको, अब मैं इसका आंसर क्या दूं छऊ नृत्य का, देखो क्या है पश्चिम बंगाल, तो स्पेशल आंसर क्या होना चाहिए, बिल्कुल, तो ये आंसर इसका पश्चिम बंगाल, मिजोरम, इसमें पश्चिम बंगाल लगा देता हूं मैं, ठीक है ना। तो पश्चिम बंगाल में भी किया जाता है, मैंने 3 राज्य बताए आपको, कौन कौन से राज्य हैं समझ में आया है, तो क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। तो यहां पर हम इसका आंसर लगाएंगे छत्तीसगढ़, क्योंकि छत्तीसगढ़, उड़ीसा और 3 राज्य में लिख देता हूं यहां पर, कभी आपको प्रॉब्लम हो, ये छत्तीसगढ़ में किया जाता है, पश्चिम बंगाल में किया जाता है, और मैंने क्या बताया आपको, उड़ीसा में किया जाता है। तो ये तीनों जगह किया जाता है, लेकिन यहां पर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल गायब है, इसलिए हम छत्तीसगढ़ लगाएंगे। जो आपको मैंने बताया अभी एक नृत्य, इसके बारे में भी समझ लो भाई, कभी बाद में आप कहोगे सर ये तो कंफ्यूज हो रहा है हम। तो ये पुरुलिया जो है, ये अलग अलग जगह किया जाता है, पुरुलिया जो है वो कहाँ किया जाता है, वो पश्चिम बंगाल में किया जाता है। इज दैट क्लियर। तो ये तीनों तरह से अलग अलग क्षेत्रों में अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन छऊ नृत्य है वही। इज दैट क्लियर। अभी कोई डाउट तो नहीं किसी साथी को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं भी किसी को, होना ही नहीं चाहिए, वैसे मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको डिटेल में जानकारी दे दूं। हाँ तो दिया है, तो इसमें 3 राज्य बताए ना मैंने, तीनों राज्यों में होता है, एक तो दिया है ना, उसका लगा दो आप जिसका दिया है, ठीक है ना। झारखंड में नहीं होता है। एक और सवाल, एक और सवाल है, कहानी ये निम्नलिखित में से ऐसे 2 जानवरों के समूह को पहचाने जिनके आगे के दांत जीवन पर्याप्त वृद्धि करते हैं, वो जीवन बढ़ते रहते हैं, अतः वह अपने दांतों को बहुत लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को कुतरते और काटते रहते हैं। सांप और गिलहरी, चूहा और गिलहरी, छिपकली और कछुआ, छिपकली और गिलहरी। और इसका आंसर सबको पता होगा, क्योंकि कक्षाओं में, डिफरेंट कक्षाओं में इसके बारे में बात की गई है। तो देखेंगे आपका जवाब क्या मिलता है, और आप सब जानते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। बिल्कुल बढ़िया, दोनों साथ साथ बैठे, देखो मस्ती कर रहे हैं। देखो दांत देख रहे हो ना, ये वाले दांत जो है ना, ये जो आपको दिख रहे हैं, ये तो हमारे भाई साहब के दांत हैं, ये दिखा रहा है ऐसे करके, ये दांत है, ये आराम से दांत शायद कुछ साफ कर रही है, म्यूजिक बजा रही है गिलहरी, दांत तो नहीं दिख रही है इसके, वैसे म्यूजिक ले रही है, ताल बजा रही है, क्योंकि पैर उठा रही है बार बार। देखो, तो ये दांत जो है, अगर ये दांत इसके जीवन भर बढ़ते हैं, अगर वो इनको ना काटे ना, तो ये यहां तक आ जाएंगे और इसका मुंह बंद हो जाएगा, तो ये मुंह नहीं खोल के खा पाएगा, इसलिए ये इनकी मजबूरी है। वो घर में कहते हैं, घर में चीजें काट दी उसने, ये काट दिया उसने, ये काट दिया, तो ये उनकी मजबूरी है कि वो चीजों को काटे, नहीं काटेंगे तो उनके दांत नहीं घिसेंगे, और दांत नहीं घिसेंगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, वो बेचारे खा ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना। हाँ, गहरी मस्ती मार रहा है आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल की बात करते हैं। चलिए, नीचे दिए गए किसी बालिका के उस कथन पर विचार कीजिए जो उसने किसी कैंप में आए विद्यार्थियों के समूह में दिया। मैं उस शहर से आई हूं जो एक पहाड़ी क्षेत्र में है। ये सत्र लिखा है वहां, मैंने इसको पढ़ा है, सत्र ही है, पहाड़ी सत्र नहीं होना चाहिए, गलती थी आयोग की, ये गलत नहीं है, ये क्षेत्र लिखा है, इसको मैंने रीवेरीफाई किया था कि सत्र क्यों लिखा है, लेकिन वहां क्षेत्र ही है, वो क्षेत्र होना चाहिए। हमारे यहाँ वर्षा बहुत होती है और बर्फ भी बहुत पड़ती है, उधर ठंड बहुत लगती है, ठंड बहुत, जब ठंड बहुत हो जाती है तब हम धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर अथवा लकड़ी के बने होते हैं। यह शहर देश के किस भाग को में होना चाहिए, ये आपको जवाब देना है। ये तो सबको पता होगा कहाँ होना चाहिए, जहां पर बर्फ पड़ती है, ठंड लगती है। इनमें से आप खुद देखो, ठंडे इलाके कौन से, उत्तर प्रदेश में तो बर्फ पड़ती नहीं है, लद्दाख में पड़ती है, जम्मू कश्मीर में पड़ती है, हिमाचल प्रदेश में पड़ती है, तीनों ऐसे राज्य जहां पर बर्फ पड़ती है। लेकिन पहाड़ी की बात कर रहे हैं, वर्षा बहुत ज्यादा होती है। अब वर्षा देखें तो कहां होती है, अब आपको पता लग जाएगा राइट आंसर क्या है। बिल्कुल सही, इसका राइट ऑप्शन हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में वर्षा बहुत ज्यादा होती है, वर्षा पड़ती है वहां पर। राइट ऑप्शन क्या है, हिमाचल प्रदेश। धूप निकलते बाहर आ जाते हैं, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। राइट ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर 1 हिमाचल प्रदेश इसका सही जवाब होना चाहिए। लद्दाख जो है, लद्दाख में से बर्फ पड़ती है और वहां पर रेगिस्तान यानी बर्फ ही बर्फ चारों तरफ होती है, तो वहां वर्षा बहुत कम होती है लद्दाख में। यूपी में वर्षा तो होती है बहुत ज्यादा, हाँ वर्षा तो यूपी में रहती है, देखो हमारी क्लास में भी है वर्षा तो, ठीक है, वर्षा यूपी में होती है हाँ ठीक देखा आपने, ए होगा, ठीक है ना। हाँ, और दूसरी बात क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है, अब सारी चीज देखो, यहां पर पत्थर अथवा लकड़ी घर बने होते हैं, ढालू वाले घर, याद है ना कुछ इस तरह के मैंने बताए थे, ऐसे वाले घर कि यहाँ पत्थर वाले घर, जिससे बर्फ पड़े तो बर्फ जो है इससे लुढ़क कर नीचे गिर जाती है। ढालू वाले घर बताए थे ना, तो ये लकड़ी के बने होते, पत्थर के बने होते, इसलिए हम हिमाचल प्रदेश इसका उत्तर लगाएंगे। क्लियर है, बहुत बढ़िया, राइट ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर था ए। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल आपकी तरफ से बात करते हैं। एक ईवीएस शिक्षिका चाहती हैं कि उनके विद्यार्थी पानी की बर्बादी करने वाले लोगों को विभिन्न दैनिक गतिविधियों और व्यवहारों का पता लगाएं। इन निम्न में से कौन सी रणनीति इन उद्देश्यों को पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त है।
प्रतिदिन एक परिवार द्वारा उपयोग किए पानी की मात्रा का अनुमान, पड़ोस में परिवार के साथ बातचीत, जल से संबंधित वृत्त चित्र और फिल्में, एक नाले यानी पानी की निकासी का भ्रमण करना। अब यहां पर थोड़ा सा लगेगा आपको, मैथ्स पेडागोगी रणवीर शुरू हो चुका है, शाम को पढ़ाता रहा हूं मैं, शाम को 7:30 बजे मैथ्स पेडागोगी पढ़ाता हूं मैं, शाम को पढ़ाता हूं 7:30 बजे। बता देता हूं भाई, जब तक आप इसका उत्तर दे रहे हैं, सुबह 6 AM मेरा ईवीएस चल रहा है और शाम को 7:30 पर ईवीएस पेडागोगी चल रही है मैथमेटिक्स की। और जो प्रीवियस ईयर में सब पेडागोगी, सबका एक कोर्स चला पेडागोगी पुराण के नाम से, आप सभी लोग उसमें ज्वाइन करें और फायदा उठाएं। हाँ, और मैथ के प्रीवियस ईयर पेपर अभी, ये पेडागोगी नेक्स्ट वीक खत्म हो जाएगी, मतलब आप मान के चलो आज है 15-22, तो शायद 21-22 तारीख से मैथ के प्रीवियस ईयर शुरू कर दूंगा पूरे कंप्लीट। ओके, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, आप समझ गए होंगे इसका आंसर क्या है। अगर मैं आपसे बात करूं भाई, आप बच्चे को क्या कहना चाहते हैं कि पानी की बर्बादी करने वाले लोगों को, विभिन्न दैनिक गतिविधियों को, व्यवहारों का पता लगाए, तो क्या करेंगे आप, ये पूछेंगे भाई, आप सर्वे करेंगे, आप एक दिन में कितना पानी उपयोग में लाते हैं, कहां कहां लाते हैं, कितना खाना यूज होता है, नहाने में जाता है, कपड़े धुलने में जाता है ना। तो ये सब क्या है, ये सब आप ऑप्शन नंबर 1 को करेंगे तो आपको पूरा सर्वे हो जाएगा और आप चीजों को आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। पेपर 2 में करा चुका हूं राम सागर जी, आप एक बार चैनल पर देख लीजिएगा, पेपर 2 भी दोबारा से करा दूंगा, डोंट वरी। पेपर 2 में वैसे करा चुका हूं, पेपर 2 भी नहीं हो तो फिर से करा देंगे, चिंता ना करें आप। ठीक है, एक और सवाल, हमारे देश के नीचे दिए गए किन 2 राज्यों में लोगों का सर्वप्रिय भोजन इडली, वड़ा, डोसा, सांभर, नारियल की चटनी है? ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, गोवा और केरल। हालांकि मैं बहुत खाया हूं क्योंकि मैं इधर रहता हूं, तो मैंने बहुत खाया और बहुत ही स्वादिष्ट होता था, लेकिन लगातार 8 दिन खाने के बाद मैं बोला वापस जाऊंगा, मैं नहीं रह पाऊंगा यहाँ पर। तो ये यहाँ पर एक राज्य और भी जिसमें बहुत ज्यादा ये फेमस है। तो देखो, अलग अलग प्रदेशों के व्यंजन क्या क्या, ये भी सवाल बनते हैं और आपको मिलेगा गोवा और केरल। ओ माय गॉड, गोवा और केरल, चलो भाई आपकी बात तो, यानी आप लोग नहीं आए हैं, इसका मतलब ये है। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा जो डोसा और इडली सांभर बड़ा खाया जाता है वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का डिश है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ठीक है ना, आपने सुना होगा आंध्रा डोसा, सुना आंध्रा डोसा, आंध्र प्रदेश वाला डोसा बनाते हैं। ओके ओके मधु, आंध्रा, तमिलनाडु में भी डोसा खाया, कर्नाटक में भी डोसा खाया जाता है, 3 राज्य ऐसे हैं ये। और बाकी अगर मैं बात करूं आंध्र प्रदेश जो अभी बना है, तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटका, इनमें सबसे ज्यादा फेमस डिश यही है, इडली, वड़ा, डोसा, सांभर और नारियल की चटनी। आप कुछ भी खाओगे आपको नारियल की चटनी मिलेगी और बहुत सारी वैरायटी में मिलेगी। यानी आपको, अगर अब मैं लगभग 1.5 साल खाना खाया था बाहर होटल में, डेली में डोसा खाता था, नारियल की चटनी सुबह अलग, दोपहर अलग, शाम अलग, 3 तरह की नारियल की चटनी मिलती थी, तो ये बहुत स्वादिष्ट होती थी जी। तो हाँ, मधुबड़ा, हाँ मधुबड़ा यहाँ की डिश नहीं है, वो गुजरात की है। मसाला डोसा, बहुत सारे डोसा है, रवा डोसा, मसाला डोसा, हाँ प्लेन डोसा, बहुत सारे डोसा है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 होगा, डोसा डोसा डोसा। एक और सवाल, एक ईवीएस शिक्षक अपने विद्यार्थियों में निम्नलिखित या निम्नांकित चित्रों को मन में बैठाने के लिए निम्न क्रियाकलापों को करने के लिए कहेगी। मानचित्र में बुनियादी दिशाओं को पता लगाना, जैसे मैंने कहा ना मानचित्र आपको पढ़ना है, तो मानचित्र जो है अगर हम बात करेंगे तो मानचित्र की बात समझेंगे। सर क्या कड़पा का डोसा बहुत फेमस है ऑल ओवर आंध्र प्रदेश, जो हमारे ओके ओके ग्रेट नायाब जी, समझेंगे। सवाल क्या है कि मानचित्र में बुनियादी दिशाओं का पता लगाना। अब समझने की कोशिश करो, अगर आपको मैप पढ़ना है तो किन किन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। बार बार बोल रहे थे ना, अब ये चीज हमको होनी चाहिए। तो अगर हम मैप पढ़ने की बात करते हैं तो आपको बुनियादी दिशाओं का पता होना चाहिए, यानी कैसे, ऐसे आपको उत्तर इधर है, दक्षिण इधर है, पूर्व राइट में होता है और लेफ्ट में पश्चिम होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अमानकीकृत मानचित्र बनना, ये आपको मानचित्र बनाना चाहिए कि भारत का नक्शा बनाओ, आपसे बनवाए, मैं जैसे मैं मुझ पे तो कभी बना ही नहीं नक्शा सही से। वैसे भारत का नक्शा बनाना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी जो है मुझसे कभी बना नहीं है नक्शा सही से। तो ये ऐसे, ये बच्चा ऐसे बनाया था, अमानकीकृत नक्शा उसको बोलते हैं, यानी मेकिंग नॉन स्टैंडर्ड मैप्स। सही बात है। आपने बताया बनाए गए मानचित्र में प्रतीकों का उपयोग कर। अब जो आपने बनाया, आप यहां बताओ कि यहां पर क्या है, ऐसे लगा दो, ये हो गया हमारा तमिलनाडु, ये हो गया हमारा कर्नाटक, इधर इतना सा गोवा आ गया, ये महाराष्ट्र आ गया, गुजरात आ गया। तो आप इनको जो है पता होना चाहिए। मानकीकृत सार्वभौमिक प्रतीकों का उपयोग करने ही मानचित्र की व्याख्या करने का सही, बिल्कुल साहब चुनाव, बिल्कुल सही बात है।
नहीं, आप अगर आप बात करेंगे मान के सार्वभौमिक प्रतीकों का उपयोग करना, कि आप जितने भी यूज करें उसमें इंटरप्ट जो करें वो मैप यूजिंग स्टैंडर्डाइज यूनिवर्सल सिंबल्स, क्योंकि हर किसी के लिए अलग सिंबल दिया गया है, तो उन्हें सिंबल का ही भी इस्तेमाल करें, तो बात समझ लेंगे। हाँ, करेला नहीं केरला जी, ये केरला है इधर। हाँ, ये मैंने अच्छा क्या लिखा, अच्छा ये केरला है भाई, मैंने क्या बोला, तमिलनाडु बोला, तमिलनाडु इधर है, अच्छा गलती से बोल गया केरल है ये, केरल, कर्नाटका, गोवा, हाँ, महाराष्ट्र और गुजरात। ओके, कोकोनट जो, हाँ, तो राइट ऑप्शन क्या है, यानी ये चारों ही ऑप्शन सही हैं। आपको जब भी मैप बनाएगा तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, चारों ही ऑप्शन एकदम सही जवाब हैं। तो बात समझ में आ गई होगी, क्लियर है बात, समझ में आ गई बात। तो अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा तो एक बार ईवीएस पैडागॉजी है, ईवीएस बाय ललित कुमार जरूर लिखे कमेंट सेक्शन में। और आपको बता दो हमारी क्लासेस के बारे में, मैं जैसे मैं बता, ये तो करना ही करना है आपको, वैसे करते नहीं हो इसको तो पता नहीं कितना कितना, ऐसा तो मैंने खून मांग लिया हो आपसे, और शेयर करने को कह दी, समझ लो जैसे मैंने आपको काले पानी की सजा दे दी, और सब्सक्राइब करने को दे दी सजाए मौत दे दी, मतलब दफा 302 लगा दी हो, इस तरह का होता है। लाइक करने पर तो ऐसा ऐसा, और शेयर करने पर तीनों मैंने कैटेगरी बता दी है आपको, ठीक है ना। तो आपकी मर्जी है कौन सी करो मत करो, लेकिन बता दूं अभी 10:30 पर सीडीबी के प्रीवियस ईयर कराए जाते हैं, जो कामनी मैम कराती हैं आपको ऑनलाइन वाले। इसमें बताएं मैं आपको 5 PM मैडम हिंदी के हिंदी पी के कराती हैं प्रीवियस ईयर, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए चल रहा है वो बैच। साथ में शाम को 7:30 पर मैं मैथमेटिक्स की पैडागॉगी पुराण पढ़ाता हूँ, पैडागॉगी पुराण जिसको हम बोलते हैं, मैं इसको पढ़ाता हूँ। और सुबह 6 AM मेरा ईवीएस चलता है। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने समझा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करते चलो, आगे बढ़ाते चलो, और 100 लाइक कर दो कम से कम। लाइक करने में कंजूसी इतनी कर देते हैं कि मुझे लगता है कि लाइक की आत्महत्या हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी, नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। हाँ भाई, किसी का कोई क्वेश्चन था, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ ले, मैं यहीं पर हूं, कोई आपके क्वेरी हो तो यू कैन आस्क।